दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 23,32,919 हो गई है। इसमें सक्रिय मामलों की संख्या 6,45,868 पहुंच गई है। अच्छी बात यह है कि 16,40,362 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 46,216 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में बना हुआ है, जहां पर 5,35,601 मामले हो गए हैं और तमिलनाडु में 3,08,649 मामले हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 2,44,549, कर्नाटक में 1,88,611 मामले, दिल्ली में 1,47,391 मामले, वहीं उत्तर प्रदेश में 1,31,763 मामले, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,01,390 मामले हो गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि जीडीपी में आजादी के बाद की सबसे बड़ी गिरावट की आशंका। राहुल बोले मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कारण पैदा हुए संकट का असर सबसे अधिक अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इन्फोसिस के को फाउंडर एन नारायण मूर्ति ने आशंका जताई है कि इस बार आजादी के बाद सबसे बड़ी गिरावट जीडीपी में दिखेगी। इसी बयान के सहारे अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने इस बयान को साझा करते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल महामारी से पहले ही भारत की जीडीपी में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद लॉकडाउन के कारण इसमें और भी झटका लग गया है। दुनिया की कई एजेंसियों ने भारत की जीडीपी में 9% तक की गिरावट की बात कही है। आपको बता दें कि इसी बीच अब नारायण मूर्ति का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्द पटरी पर लाया जाना चाहिए। इस बार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में आजादी के बाद के सबसे बड़ी गिरावट दिख सकती है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ही महामारी और अर्थव्यवस्था के मसले पर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। राहुल गांधी लगातार ट्वीट करके, वीडियो साझा करके और एक्सपर्ट से बात करके केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में यूथ कांग्रेस की ओर से रोजगार के 2 कैंपेन चलाए गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। भारत का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर रोक लगी हुई है। ऐसे में बाजार पूरी तरह से ठप हो गया है। अब जाकर जब लॉकडाउन खुला है तो आंकड़े ठीक होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी लंबा वक्त है। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, संजय दत्त को 3rd स्टेज का लंग कैंसर, इलाज के लिए विदेश हुए रवाना। दोस्तों आपको बता दें कि संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर डायग्नोस हुआ है। संजू के एक करीबी दोस्त ने इस बात का खुलासा किया है। संजय 2 दिन पहले ही लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत थी। इसके बाद उनका महामारी टेस्ट किया गया जो नेगेटिव आया था। अब जब यह खबर सामने आई है कि वो इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संजय दत्त ने रिपोर्ट्स आने के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, जिसमें वे अपने काम में शॉर्ट ब्रेक लेने की बात कह रहे थे। पोस्ट में लिखा था कि दोस्तों मैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए काम से एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ है। मैं अपने सभी शुभचिंतकों से निवेदन करता हूँ कि वे बिल्कुल भी चिंता न करें, साथ ही अनावश्यक रूप से अटकलें भी ना लगाएं। आपके प्यार और शुभकामनाओं से मैं जल्द ही वापस आऊंगा। दोस्तों संजय दत्त के लिए दुआ कीजिए कि जल्दी से ठीक होकर घर वापस लौटें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि रूस का दावा 1 जनवरी 2021 से आम लोगों तक पहुंचेगी महामारी वैक्सीन। दोस्तों आपको बता दें कि रूस में बनकर तैयार महामारी वैक्सीन 1 जनवरी 2021 से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इसकी घोषणा की है। यही नहीं, रूसी राष्ट्रपति की बेटी को दुनिया की पहली वैक्सीन की खुराक भी दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक, रूसी स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, यहाँ के माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर गेमालिया और रूसी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित महामारी की वैक्सीन सबसे पहले मेडिकल टीम और शिक्षकों को दी जाएगी। उनके मुताबिक हम आम लोगों में चरणबद्ध तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, और ये हैं चिकित्सा कर्मी, और ये उन्हें भी पहले मुहैया कराई जाएगी जो बच्चों की सेहत के लिए जिम्मेदार है, यानी कि शिक्षक। दोस्तों आपको बता दें कि गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए रूसी वैक्सीन के प्रति दुनिया की गहरी रुचि देखने को मिली है। इन्हें 20 देशों से वैक्सीन की 100 करोड़ से अधिक खुराक की खरीद के लिए प्रारंभिक अनुरोध मिले हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब तय लिमिट में मिलेगा पेट्रोल, बाइक को 5 और कार के लिए महज 10 लीटर तेल। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी ने हमारे जीवन के बहुत से कामों को सीमा रेखा में तय कर दिया है। हालांकि अब काफी कुछ सामान्य हो गया है और बाकी तेजी से सामान्य हो भी रहा है, लेकिन महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्यों में नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। अब मिजोरम की बात करें तो यहाँ की सरकार ने पेट्रोल खरीदने की भी लिमिट तय कर दी है। लोगों को इस तय सीमा से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा।
आपको बता दें कि मिजोरम सरकार ने वाहनों के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की मात्रा तय कर दी है। अब राज्य में स्कूटर के लिए सिर्फ 3 लीटर और बाइक के लिए 5 लीटर और कार के लिए 10 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल लिमिट तय कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि मैक्सी कैब, पिकअप ट्रक और मिनी ट्रक में केवल 20 लीटर डीजल ही भरवाया जा सकता है। सिटी बस और अन्य ट्रक की लिमिट 100 लीटर तय कर दी गई है। पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों में ही भरवाया जा सकता है। गैलन या किसी भी अन्य सामान में तेल भरवाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ईंधन की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने फ्यूल राशनिंग का फैसला लिया है। सरकार के फैसले के बाद राजधानी आइजोल समेत अन्य जगहों के पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई है। आपको बता दें कि महामारी संकट से पेट्रोल डीजल के दामों में तेजी बनी हुई है। इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग समान बनी हुई हैं। दोस्तों अगर आप मिजोरम में रह रहे हैं तो क्या आपके वहां पर पेट्रोल की राशनिंग कर दी गई है? कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि नियमित ट्रेन सेवाएं अगली सूचना तक रद्द। यात्रियों की मांग बढ़ने पर चलाई जा सकेंगी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द कर दिया है। यात्री ट्रेनों की इस बेमियादी बंदी की घोषणा के बावजूद पहले से चलाई जा रही सभी 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी करके मंगलवार को इसकी घोषणा की है कि सभी नियमित पैसेंजर, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे के जारी बयान में स्पष्ट कहा गया है कि वर्तमान में चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होता रहेगा। इसके अलावा मुंबई लोकल ट्रेन सेवाओं का सीमित संचालन भी पहले की तरह होता रहेगा। मुंबई लोकल का संचालन राज्य सरकार की मांग पर सीमित लोगों के लिए किया जा रहा है। रेलवे का कहना है कि चल रही स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे ही यात्रियों की मांग बढ़ेगी उस समय कुछ और स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भोपाल में जिम और योगा सेंटर को खोलने की तैयारी, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में महामारी अनलॉक 3 की गाइडलाइन के मुताबिक जिम और योग सेंटर को खोलने की इजाजत दी गई है। इसको लेकर देश के कई राज्यों में प्रशासन की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत जिम और योग सेंटर अब खुल भी रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में भी महामारी का अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के तहत जिम और योग सेंटर को खोलने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि भोपाल जिला प्रशासन ने महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयास में शर्तों के साथ जिम और योग केंद्रों को फिर से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को जिम करते समय चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही उन्हें योग सेंटरों में योगा अभ्यास के लिए एक अलग मैट मिलेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार और असम में बाढ़ से हालात बिगड़े, 134 लोगों की मौत, 75 लाख प्रभावित। दोस्तों आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। नदियों के लगातार बढ़ते जल स्तर की वजह से बाढ़ का पानी नए इलाकों में घुस गया है। बिहार और असम बाढ़ से ज्यादा सबसे प्रभावित राज्य हैं। बिहार में बाढ़ से 75 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि असम में 14,000 लोग इससे जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकारें बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही है। देश में बाढ़ग्रस्त राज्यों में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने हर घर तक राशन पहुंचाने की बात कही है। आपको बता दें कि बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल बिहार का है। राज्य के नए इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कि 16 जिलों में 62,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। इस तरह अब तक 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ का संकट झेल चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए हैं और सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है तो आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर हमें कमेंट कीजिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार जल्द से जल्द मदद आप तक पहुंचा सके। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि दाल भात केंद्रों पर मिलेंगे अब निःशुल्क भोजन। दोस्तों आपको बता दें कि बोकारो में मंगलवार को कलेक्टर सभा कक्ष में मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों के सभी संचालकों, प्रतिनियुक्ति पर्यवेक्षकों, आपूर्तिकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला आपूर्ति पदाधिकारी सादात अनवर ने की है। सभी संबंधितों को निम्न निर्देश दिए गए हैं कि सभी दाल भात केंद्र के संचालकों को सुचारू रूप से केंद्रवार आवंटित लाभुकों की संख्या के अनुरूप निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी आपूर्तिकर्ता को समय पर सामग्री सभी दाल भात केंद्रों को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने सभी पर्यवेक्षकों को नियमित रूप से केंद्र का निरीक्षण करते रहने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सादत अनवर ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता आदि की शिकायत आने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि 2,000 रुपए प्रति एकड़ किसानों को देगी हरियाणा सरकार, जल्द खाते में पहुंचेगी पहली किस्त। दोस्तों आपको बता दें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत जल्द ही सरकार उन किसानों के खाते में 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा करवाएगी, जिन्होंने इस योजना के तहत धान की बजाय अन्य फसलें लगाई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत
किसानों के बैंक खातों में जल्द ही 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से पहली किस्त जमा करा दी जाएगी। आपको बता दें कि पहली किस्त के रूप में सरकार की ओर से कुल 10.21 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये राशि राज्य के 17 जिलों में खरीफ 2020 के दौरान फसल विविधीकरण योजना के अनुसार धान को छोड़कर कपास की फसल की बुआई करने वाले किसानों को दी जाएगी। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एम्स ने शुरू किया पोस्ट महामारी रिकवरी क्लिनिक, ठीक हो चुके मरीजों की होगी जांच। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के मामले भारत में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत में महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी ज्यादा है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि महामारी के ज्यादातर मरीज ठीक होने में ज्यादा समय ले रहे हैं और हमें रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के ज्यादातर रिकवर मरीजों में फेफड़ों की क्षति, सांस की कमी और अन्य गंभीर बीमारी हो रही है। नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल ने महामारी से रिकवर होने वाले मरीजों के लिए एक नई क्लिनिक की शुरुआत की है, जिसमें इन सब चीजों को मॉनिटर किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जब से हमारा रिकवरी रेट बढ़ा है, तब से हमने पोस्ट महामारी रिकवरी पेशेंट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हम ऐसे मरीजों के लिए एम्स में पोस्ट रिकवरी क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं। जो भी मरीज ठीक हुए हैं, उनका आंकलन उनकी हो रही समस्याओं के आधार पर किया जाएगा, चाहे वह हृदय की समस्या हो या फेफड़ों पर पड़ने वाला प्रभाव। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बैंक प्रबंधन के चलते परेशान हो रहे हैं किसान। पैसा निकालने के लिए रात भर करना पड़ता है इंतजार। दोस्तों, आपको बता दें कि भोपाल के बैरसिया तहसील के कस्बा नजीराबाद के कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की नजीराबाद शाखा में बैंक प्रबंधन की उदासीनता के चलते किसान और स्थानीय ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बैंक से अपना खुद का पैसा निकालने के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। यही नहीं, हद तो ये हो गई है कि अपना नंबर जल्दी आने के लिए कई किसान तो रात में ही बैंक के बाहर जमीन पर सो जाते हैं, जिससे कि सुबह जल्दी नंबर आ जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों और किसानों द्वारा बार बार बैंक में काउंटर बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है, मगर बैंक प्रबंधन सुनने को तैयार नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब किसानों को इस तरह से परेशान होना पड़ रहा है। इससे पहले गेहूं के पैसे निकालने के लिए भी कई किसानों को रात रात भर बैंक के गेट पर आकर सोना पड़ा था। वहीं अब केसीसी के पैसों के लिए भी वही हाल है। बैंक में एक काउंटर होने के कारण किसानों को घंटों बैंक की लाइन में इंतजार करना पड़ता है। नजीराबाद क्षेत्र के किसानों की हालत दिन पर दिन बुरे होते जा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं इस मामले में एसडीएम राजीव नंदन श्रीवास्तव का कहना है कि ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यवस्था बनाई जाए। किसानों को किसी भी हालत में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। मैं खुद वहां जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करूंगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि इसका निवारण जल्द ही किया जाएगा। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि स्कूल का विकल्प नहीं है ऑनलाइन शिक्षा, ये सिर्फ सीखने की प्रक्रिया जारी रखने का जरिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि ऑनलाइन शिक्षा स्कूलों का विकल्प नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखने का एक जरिया है। आपको बता दें कि महामारी के कारण ऑनलाइन या सेमी ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए सिसोदिया चिराग दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों और अभिभावकों से चर्चा कर रहे थे। आपको बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि महामारी के कारण छात्रों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। स्कूल में बच्चों को जैसे शिक्षा और विकास मिलता है, वह ऑनलाइन संभव नहीं है। हमारा लक्ष्य सिर्फ बच्चों को हो रहे नुकसान में कमी लाना है, इसलिए ऑनलाइन या सेमी ऑनलाइन शिक्षा आज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि बच्चों के विकास के लिए ये माहौल सही नहीं है, लेकिन फिलहाल हमारी मंशा सिर्फ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को जारी रखने की है। अगर दिल्ली के 16 लाख छात्रों के साथ मिलकर अभिभावक और शिक्षक प्रार्थना करें तो मुझे यकीन है कि हम जल्दी ही स्कूल खोलने की स्थिति में होंगे। और यहाँ दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि स्कूल को खोला जाए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस की महामारी वैक्सीन को लेकर अब अमेरिका ने जताया शक। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने मंगलवार को महामारी की सफल वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया। हालांकि इसके बाद से उस पर कई सवालों की बौछार हो गई। अमेरिका के प्रमुख संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथनी फाउची रूस के वैक्सीन बना लेने के ऐलान पर कहा कि उन्हें शक है कि ये वैक्सीन महामारी पर काम करेगी भी कि नहीं। एक सामूहिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना और उस वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी साबित करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फाउची का ये बयान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के उस ऐलान के बाद आया जब रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने महामारी की वैक्सीन रेगुलेटरी मंजूरी मिली है। पुतिन का कहना है कि ये वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल में कामगार साबित हुई है। ये महामारी के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी बनाने में सफल रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि रूस की इस वैक्सीन ने अपने तीसरे चरण का ट्रायल अभी पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से इसके प्रभाव
प्रभावी होने को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संदेह जाहिर किया है। आपको बता दें कि फाउची ने कहा कि उन्हें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसने कि पुतिन के कारगर वैक्सीन बना लेने के ऐलान पर भरोसा किया जा सके। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि कांग्रेस को 2022 और 2024 के लिए सचिन पायलट की जरूरत। दोस्तों, आपको बता दें कि 32 दिन के सियासी संग्राम के बाद सचिन पायलट और उनके समर्थकों की कांग्रेस में वापसी होने के कई राजनीतिक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है गुर्जर वोट बैंक और दूसरा कारण उनके ससुर फारूक अब्दुल्ला परिवार का दबाव और तीसरा कारण कांग्रेस की युवा ब्रिगेड का सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखने को लेकर दबाव रहा। पायलट की वापसी को लेकर इन्हीं कारणों को ध्यान में रखकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस की जरूरत और रणनीति के लिहाज से सचिन पायलट की वापसी में मुख्य भूमिका निभाई। आपको बता दें कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोट बैंक कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सीएम अशोक गहलोत सचिन पायलट की वापसी नहीं चाहते थे। उन्होंने पायलट की वापसी रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन सचिन पायलट की जरूरत कांग्रेस को सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी है। कांग्रेस को 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सचिन पायलट कांग्रेस को चाहिए। उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा और 12 लोकसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के साथ ही 5 लोकसभा सीटों पर गुर्जर मतदाता की हार जीत तय करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी गुर्जर मतदाता काफी बड़ी तादाद में हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास सचिन पायलट के अलावा कोई अन्य बड़ा गुर्जर नेता नहीं है। सचिन पायलट गुर्जर नेता होने के साथ ही युवा और अच्छे वक्ता भी हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट के विश्वस्त धीरज गुर्जर को राष्ट्रीय सचिव के रूप में लगाया गया है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही दोस्तों को शेयर जरूर करें।